अस्सलाम वालेकुम क्लास। पहले हम पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, और देन हम माइक्रो पढ़ेंगे थोड़ी सी। जी, यहाँ से स्टार्ट करना था। बायोलॉजिकल रोल ऑफ द प्रोटीन्स। प्रोटीन्स हैज द फॉलोइंग सम इम्पॉर्टेंट रोल्स। सबसे पहला रोल होता है प्रोटीन एज अ स्ट्रक्चर मटेरियल। कहता है प्रोटीन्स आर द स्ट्रक्चर मटेरियल फॉर द प्लांट्स एंड द एनिमल्स। ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स के स्ट्रक्चर बनाने में प्रोटीन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कैसे? proteins of the major role of the dry weight of the plant and animal protein. They are the major part of all the membrane system of the cell. सेल के अंदर जितनी भी मेम्ब्रेन सिस्टम है, एंजाइम सिस्टम है, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर तो वर्किंग हो रही है, तो ये सारी की सारी जो होती है चीजें प्रोटीन इन नेचर होती हैं। ठीक है, ठीक है, ये सारी चीजें प्रोटीन इन नेचर होती हैं। कहता है प्रोटीन टेक एन एसेंशियल पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। जो लिविंग मैटर है वो प्रोटोप्लाज्म है, उसको बनाने में प्रोटीन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, विच इज एसेंशियल फॉर ऑल फॉर्म ऑफ द लाइफ। प्रोटोप्लाज्म इज एसेंशियल, ये जरूरी होता है हर तरह की लाइफ के लिए। ठीक है, सो पहली चीज ये कि प्रोटीन एज अ स्ट्रक्चर मटेरियल, ये स्ट्रक्चर के लिए बनाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्ट्रक्चर कौन सा? एनिमल का भी स्ट्रक्चर और प्लांट्स का भी स्ट्रक्चर। ठीक है, अब एनिमल के स्ट्रक्चर में और प्लांट के स्ट्रक्चर में, एनिमल के स्ट्रक्चर के जो सेल के अंदर जितने भी कंटेंट होते हैं वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो प्रोटीन इन नेचर होता है। इसके अंदर एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं, एंजाइम्स प्रोटीन इन नेचर होते हैं, सर्टेन हार्मोन्स प्रोटीन इन नेचर होते हैं लाइक द इंसुलिन। ठीक है, सो बहुत सारी चीजें सेल के अंदर स्ट्रक्चर मटेरियल बनाने में प्रोटीन इन नेचर्स होते हैं। सो ये प्रोटीन जो सेल बनाने में इन्वॉल्व होती है, ये एसेंशियल होती है हर तरह की लाइफ के लिए। जहां वर्ड आ जाएगा प्रोटोप्लाज्म, इसका मतलब है लिविंग मैटर, एक ऐसा मैटर जिस पे डिपेंड करता है हमारी लाइफ का। सो इट इज अ लिविंग मैटर ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ द लाइफ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है प्रोटीन इज यूज एज अ एनर्जी सोर्स। प्रोटीन प्रोवाइड द एनर्जी टू द बॉडी। प्रोटीन इज ब्रेक डाउन इनटू द अमाइनो एसिड्स। अब वो कहता है कि प्रोटीन एनर्जी प्रोवाइड करती है हमारी बॉडी को। कैसे प्रोवाइड करती है? प्रोटीन ब्रेक डाउन होती है इनटू द अमाइनो एसिड्स। सो अमाइनो एसिड्स में जैसे ही ब्रेक डाउन होती है तो इस प्रोसेस को कहते हैं डीएमिनेशन। ये ड्यूरिंग द डाइजेशन हो रहा होता है। जैसे ही फूड ब्रेक डाउन होती है तो फूड के अंदर पाई जाने वाली प्रोटीन भी ब्रेक डाउन होती है। जैसा कि मिल्क है, मिल्क के अंदर कैसीन पाई जाती है, एक प्रोटीन है। ठीक है, इसी तरह फूड आइटम्स में जितनी भी प्रोटीन पाई जाती हैं वो क्या होती हैं? ब्रेक डाउन होती हैं। अब जो मसल्स होते हैं उनमें एक्टिन मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है। तो जितनी भी रीजन्स होते हैं, आइटम्स होते हैं, उनके अंदर स्पेसिफिक हर तरह की अपनी अपनी टाइप्स ऑफ द प्रोटीन होती हैं। ये प्रोटीन एज अ सोर्स ऑफ द एनर्जी इन्वॉल्व होती हैं। जैसे ही इन प्रोटीन्स के में अमाइनो एसिड्स के दरमियान में बॉन्ड होता है, इसे हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज। इस बॉन्ड को जैसे ही तोड़ा जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है, तो एक एक अमाइनो एसिड अलग हो जाता है। इस बॉन्ड ब्रेकिंग को हम कहते हैं डीएमिनेशन। अगर बॉन्ड ब्रेकिंग हो जाती है तो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड डीएमिनेशन। ठीक है, अमाइनो एसिड्स के दरमियान से अमाइनो ग्रुप का रिमूवल हो जाना। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डीएमिनेशन। वो कहते हैं द कंपाउंड एंटर इनटू द रेस्पिरेटरी पाथवे एट द डिफरेंट पॉइंट ऑफ अमोनिया। अब डीएमिनेशन हुई, आप लोगों को पता है कि अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में चार चीजें होती हैं। एक सेंट्रल कार्बन है, उसके एक तरफ कार्बोक्सिल है, एक तरफ अमाइनो है, एक तरफ हाइड्रोजन लगी होती है और एक तरफ आर ग्रुप होता है। आर ग्रुप वेरी करता है अमाइनो एसिड टू अमाइनो एसिड्स। ठीक है, जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो एसिडिक है और अमाइनो ग्रुप बेसिक है। तो वो कहता है कि एज ए एनर्जी सोर्स जैसे ही ये काम करता है तो इसमें जो अमाइनो एसिड वाला अमाइनो ग्रुप होता है वो वहां से रिमूव हो जाता है। ठीक है, रिमूवल ऑफ दिस अमाइनो ग्रुप इज कॉल्ड डीएमिनेशन। अमाइनो ग्रुप रिमूव हुआ तो इसे हम कहते हैं डीएमिनेशन। डीएमिनेशन, अमाइनो ग्रुप वहां से रिमूव हो जाता है और जैसे ही अमाइनो ग्रुप वहां से रिमूव हो जाता है तो अमाइनो ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है इनटू द अमोनिया, अमोनिया गैस में। और अमोनिया इज द गैस, तो गैसियस जो कंटेंट है वो थ्रू द रेस्पिरेटरी पाथवे, ठीक है, थ्रू द रेस्पिरेटरी ट्रैक वो बॉडी से
एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। सो बाकी जो कंटेंट होता है जब ये रिमूव होता है तो एक अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिलीज होती है और वही एनर्जी सोर्स के तौर पर ये काम करता है। डिफेंस के तौर पर कैसे काम करता है, वो कहता है प्रोटीन आर यूज अगेंस्ट द डिजीजेस, बीमारियों को ठीक करने के लिए ही प्रोटीन यूज होती है इन द हायर एनिमल्स। एंटीबॉडीज हो गई, इंटरफेरॉन्स हो गई, ये सारे प्रोटीन इन नेचर्स होते हैं और ये बॉडी को डिफेंड करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं वायरस से, बैक्टीरिया से। आप लोगों ने बड़ी डिटेल में पढ़ी हुई है एंटीजेंस, एंटीबॉडी, एंटीजन एंटीबॉडी अटैक होता है, इंटरेक्शन होता है, ठीक है, और उसके रिस्पांस में जो एलर्जिक रिएक्शन होते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें आप इम्यूनोलॉजी को एक दफा पढ़ चुके हैं। सो इस चीज को समझना मुश्किल नहीं है कि एंटीजेंस फॉरेन पार्टिकल हैं, उनकी नेचर अलग अलग तरह की होती है, लेकिन उनके साथ इंटरेक्ट करने वाली जो एंटीबॉडीज होती हैं वो एक ही तरह की है, वो प्रोटीन ही है। जितनी भी एंटीबॉडीज हैं उनकी नेचर प्रोटीन ही है। तो वो जैसे ही एंटीजन के साथ इंटरेक्ट करती हैं तो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन होता है। अब एंटीजन कोई भी फॉरेन बैक्टीरिया है, वायरस है, फॉरेन कोई भी पोलन्स हैं, डेड लिविंग मैटर्स हैं, कुछ भी है, तो उन फॉरेन पार्टिकल्स के साथ जब इंटरनल प्रोटीन अटैक करती है तो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन होता है, तो वो सारी फॉरेन जैसे बैक्टीरिया, वायरस है, उस सबको वो किल कर देती है। ये इंपॉर्टेंट पैथोजेनिक पॉइंट ऑफ व्यू है जो कि प्रोटीन इंटीग्रल है फॉर द वायरसेस किलिंग। तो डिफेंस सिस्टम में इन्वॉल्व हुई क्योंकि एंटीबॉडीज होंगी तो एंटीजन को किल करेंगी हमारी बॉडी में, और ये जितनी भी एंटीबॉडीज हैं ये प्रोटीन इन नेचर होती है। डाइट में जो प्रोटीन पाई जाती है, डाइट में एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी काम करती है। द सप्लाई ऑफ द नाइट्रोजन एट द सरफेस रेगुलेटेड बाय द डाइटरी प्रोटीन। ईच 1 ग्राम, जो डाइटरी प्रोटीन का 1 ग्राम है वो 4.1 किलो कैलोरी या 4100 कैलोरीज को रिलीज करता है। एंजाइम्स जितने भी हैं प्रोटीन इन नेचर हैं। ये एंजाइम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस में। एंजाइम्स जितने भी हैं प्रोटीन के मेटाबॉलिक रिएक्शंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे ही ये बॉडी में एंटर होते हैं तो ये स्पीड अप कर देते हैं केमिकल रिएक्शंस को, ठीक है। हार्मोन्स जितने भी हैं ये प्रोटीन इन नेचर है। हार्मोन्स आर प्रोटीन इन नेचर हैविंग द ग्रेटर इफेक्ट ऑन द मेटाबॉलिक एंड द रिप्रोडक्शन में भी। रिजर्व फूड, ठीक है, मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इज कंपोज्ड ऑफ द प्रोटीन, दस द प्रोटीन इज यूज्ड एज अ स्टोरेज, ठीक है। जैसा कि एल्ब्यूमिन एग के अंदर स्टोरेज फूड के तौर पर काम कर रही है, मौजूद एग के अंदर होती है, ठीक है। सो इट इज द एल्ब्यूमिन जो कि स्टोर होती है एग के अंदर, एग वाइट के अंदर, और जो कैसीन है वो मिल्क के अंदर। तो ये दोनों ही एज अ सोर्स ऑफ फूड है। So it is a reserve food. Certain protein are present in the cell membrane binding vitamins, hormones to mediate the cellular reaction. तो कहता है बहुत सारी ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो कि मेम्ब्रेन के साथ अटैच होती हैं, ठीक है, और हार्मोन्स के साथ बाइंड होती हैं, हार्मोन्स के साथ बाइंड होती हैं और मेटाबॉलिक रिएक्शंस को प्रोसीड करवाती हैं। बॉडी के जो एक्टिन कंट्रैक्टिलिटी में क्या लिखना है कि कंट्रैक्शन हो रही होती है बॉडी के, मसल्स ही मेजरली कंट्रैक्ट कर रहे होते हैं। सो मसल्स के अंदर एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स और फाइबर्स होते हैं, ये कंट्रैक्टिलिटी प्रोवाइड करते हैं। गैसियस एक्सचेंज में प्रोटीन कैसे इन्वॉल्व होती हैं? गैसियस एक्सचेंज में प्रोटीन कैसे इन्वॉल्व होती हैं? दे execute their activity in the transport of the oxygen, carbon dioxide by the hemoglobin. Some act as a hormone, जैसा कि इंसुलिन होगी, ग्रोथ हार्मोन होगी, पैराथायराइड हार्मोन होगी। मसल्स भी प्रोटीन इन नेचर है जो कंट्रैक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। इंटरेक्टिक फिशेस जो होती हैं उनके अंदर एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन होती है जो उनको फ्रीज होने से उनकी बॉडी को बचाती है। होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखने के लिए उनकी बॉडी में प्रोटीन पाई जाती है। द फंक्शन इज द homeostatic control. The function is the homeostatic control of the volume of the circulating blood and that of the intestinal fluid through the plasma proteins. ठीक है, homeostasis को maintain करती है। होम्योस्टेसिस होता है जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है उसको मेंटेन करती है अकॉर्डिंग टू द चेंज इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। बाहर के एनवायरनमेंट में जो भी चेंज आ रहा होता है उसके अकॉर्डिंग इंटरनल एनवायरनमेंट को जो मेंटेन करती है दैट इज द होम्योस्टैटिक कंट्रोल।
ठीक हो गया। वो कहता है इट इज अ टेक पार्ट इन द ब्लड कोagulations एंड ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस, हार्मोन्स, ड्रग्स लाइक मेटल्स लाइक आयरन, हार्मोन को ट्रांसपोर्ट करने में इन्वॉल्व होती है, कुछ ड्रग्स को। ब्लड क्लॉटिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है प्रोटीन। ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन में आ जाता है थ्रोम्बन, फिब्रिनोजीन्स और अदर प्रोटीन्स। ये प्रोटीन जो होती है ये प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा में पाई जाती हैं एज अ कोलाइडल पार्टिकल्स और एक्सर्ट करती हैं ऑस्मोटिक प्रेशर 25 टू 30 mmHg। इनका रोल क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में? दे एक्ट एज अ ट्रांसपोर्टर्स और कैरियर और रिसेप्टर के तौर पर काम करती हैं, ठीक है, और ब्लड को क्लॉट बनाने में हेल्प करती हैं। तो ब्लड को क्लॉट बनाने में, जहां ब्लड में क्लॉट बनना होता है वहां पर थ्रोम्बन प्रोड्यूस होती है, वहां फिब्रिनोजिन मौजूद होती है जो फिब्रिन में कन्वर्ट होती है, तो वहां पर क्लॉट बन जाता है। हेरिडिटरी ट्रांसमिशन में they perform the hereditary transmission by the nucleoproteins of the cell nucleus। क्रोमोसोमल मूवमेंट में इन्वॉल्व होती है कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो क्योंकि जेनेटिक इंफॉर्मेशन पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग की तरफ लेकर आ रहे होते हैं, तो क्रोमोसोम्स की जो मूवमेंट होती है उसके अंदर, जिन लोगों ने एफएससी की हुई है वो तो इसको इजीली समझ सकेंगे, ठीक है, और जिन्हें नहीं की हुई वो उनके लिए थोड़ा ये चीज रिलेटिवली टफ होगी। बेटा जब सेल डिवाइड होती है एक दो पार्ट्स में, तो एक फेज ऐसी आती है कि एक सेल के दो एंड बन जाते हैं, दो पोल्स बन जाते हैं, दो एंड्स बन जाते हैं, ठीक है। तो दोनों जो एंड होते हैं, जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जो ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, जो क्रॉसिंग होती है, बेसिकली क्रोमोसोम को समझ लें कि ऐसे थ्रेड होते हैं, ऐसे धागे होते हैं जो डीएनए स्ट्रक्चर, डीएनए मटेरियल है। अब डीएनए जो मटेरियल होता है जो पेरेंट सेल का है, अब ये चीज समझ लें कि एक सेल ने दो हिस्सों में डिवाइड होना है, उसका जो डीएनए मटेरियल है, उसका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जितना भी कंटेंट है उसने भी दो हिस्सों में डिवाइड होना है। अगर एक सेल ने दो हिस्सों में डिवाइड होना है तो उसके न्यूक्लियस ने भी दो हिस्सों में डिवाइड होना है। उसका न्यूक्लियस जब दो हिस्सों में डिवाइड होता है तो उस न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिन्हें हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। तो बेसिकली जब डीएनए दो हिस्सों में डिवाइड होगा इसका मतलब है वो क्रोमोसोम दो हिस्सों में डिवाइड हो रहे हैं। जब वो क्रोमोसोम दो हिस्सों में डिवाइड हो रहे होते हैं तो दोनों तरफ जो सेल के दो हिस्से होते हैं, दो साइडें जो होती हैं बिल्कुल आमने सामने वाली, वो दो पोल्स बन जाते हैं, वो दो एंड बन जाते हैं, वो ऐसे बन जाते हैं जैसे दो मैग्नेट हैं, दोनों ही क्रोमोसोम को अपनी तरफ खींच रहे होते हैं, ठीक है। और वो जो सारा स्ट्रक्चर बनता है जो क्रोमोसोम को अपनी तरफ खींच रहा होता है, ठीक है, उन्हें हम स्पिंडल्स कहते हैं, ठीक है, वो क्रोमोसोम्स को अपनी तरफ खींचता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्रोमोसोम आधे आधे दो इक्वल हाफ्स में, डीएनए दो आधे आधे हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, और जो आधे क्रोमोसोम एक पोल की तरफ चले जाते हैं, एक तरफ चले जाते हैं सेल के, आधे क्रोमोसोम सेल की दूसरी तरफ चले जाते हैं। तो फिर क्या होता है, जो बाकी के, क्योंकि हर एक सेल जो होता है उसका टोटल डीएनए दो हिस्सों में तकसीम हुआ है, इसका मतलब है उससे जो दो सेल बने दोनों के, उन दोनों में से हर एक के अंदर आधा डीएनए आया है, ऐसा ही है ना। अगर एक चीज दो हिस्सों में डिवाइड होती है तो दोनों के पास आधी आधी आती है, ठीक है। अब जो दो आधी आधी आती है और बाकी जो हाफ होती है वो खुद जनरेट कर लेता है, ठीक है। सो इसे हम कहते हैं क्रोमोसोमल मूवमेंट। क्रोमोसोम जो होते हैं, एक ही सेल है उसके अंदर न्यूक्लियस ने भी दो हिस्सों में डिवाइड होना है, न्यूक्लियस का मतलब है डीएनए, सो डीएनए इज कंपोज्ड ऑफ द क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम ने दो हिस्सों में डिवाइड होना है, ठीक है। अब जब क्रोमोसोम ने दो हिस्सों में डिवाइड होना है तो क्रोमोसोम आधे जो होंगे वो एक एंड की तरफ चले जाएंगे सेल के, आधे जो होंगे वो दूसरे एंड की तरफ चले जाएंगे सेल के, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं क्रोमोसोमल मूवमेंट। तो उनको जो चीज खींच रही होती है, जो मैग्नेट उनको एक एंड की तरफ खींच रहा होता है, वो मैग्नेट किसका बना हुआ होता है? वो मेजरली प्रोटीन स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, वो जो उनको खींच रहे होते हैं। ये जो सारा सिस्टम होता है, ये जो सेल डिवीजन की फेज होती है जिसमें क्रोमोसोम आधे आधे क्रोमोसोम दो एंड की तरफ जा रहे होते हैं थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ द स्पिंडल्स, ठीक है। तो वो स्पिंडल्स होते हैं, वो टेंटिकल्स होते हैं, वो खींचने वाली धागे होते हैं जो क्रोमोसोम को अपनी तरफ खींच रहे होते हैं पोल की तरफ, ठीक है, वो मैग्नेट्स होते हैं। वो उस स्पेस को जिसमें ये मैग्नेट खींच रहे होते हैं उस एंड की तरफ आधे क्रोमोसोम को और आधे क्रोमोसोम को दूसरे एंड की तरफ सेल के, वो सारा जो स्ट्रक्चर, इसको हम फेज को एनाफेज कहते हैं, और जो स्ट्रक्चर बने हुए होते हैं वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं। सो क्रोमोसोम के डिवाइड होने में, क्रोमोसोम की मूवमेंट में भी प्रोटीन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एक दफा फिर देख लेते हैं इसके रोल्स को। सो बायोलॉजिकल रोल ऑफ द प्रोटीन्स में पहली चीज आ जाती है प्रोटीन एज अ स्ट्रक्चर मटेरियल।
ये हेल्प करता है एनिमल और प्लांट के स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में, एसेंशियल होता है प्रोटोप्लाज्म में। दूसरी चीज होती है एज एनर्जी सोर्स, ये बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ द डाइजेशन डीएमिनेशन। जैसे ही अमाइनो ग्रुप अलग होगा, अमाइनो ग्रुप अमोनिया बन के बॉडी से रिलीज आउट हो जाएगा रेस्पिरेटरी ट्रैक से, और जो बाकी मटेरियल बचेगा उसमें ये एनर्जी प्रोवाइड कर देगा। सो डिफेंस, क्योंकि बॉन्ड टूटा है ना, तो वो एनर्जी रिलीज हुई है, तो वो एनर्जी आगे इस्तेमाल हो जाएगी सेल की वर्किंग में। डिफेंस सिस्टम में जितनी भी एंटीबॉडीज हैं सारी प्रोटीन इन नेचर है। तो डिफेंस सिस्टम में हम एंटीजन एंटीबॉडी के बारे में लिखेंगे, इम्यून सिस्टम के बारे में लिखेंगे। डाइटरी प्रोटीन्स, हमारी डाइट में बहुत सारी प्रोटीन पाई जाती हैं, ठीक है। दे आर सप्लाई द नाइट्रोजन सल्फर्स, ये चीज अंडरलाइन करने वाली है। 4.1 किलो कैलोरीज एंड 4100 कैलोरीज प्रोवाइड करता है 1 ग्राम ऑफ द डाइटरी प्रोटीन। एंजाइम्स जितने भी हैं वो प्रोटीन इन नेचर हैं। हार्मोन्स सारे नहीं हार्मोन प्रोटीन इन नेचर, उसमें से कुछ हार्मोन जो मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं और रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं। फूड को रिजर्व करने में, रिजर्व मतलब एक रीजन के अंदर, कि हम कहते हैं कि अगर आप इतने एक एग खा लोगे तो इसमें इतनी कैलोरीज हैं, ठीक है, दूध पियो इसमें इतनी कैलोरीज हैं। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो फूड रिजर्वायर, रिजर्व फूड में इन्वॉल्व होती हैं कि एक फ्रूट के अंदर कितनी कैलोरीज है, कितनी प्रोटीन पाई जाती हैं, ठीक है, एक एग के अंदर, मिल्क के अंदर, योगर्ट के अंदर, तो हम वो उसके अंदर एज अ फूड रिजर्वायर है, एनर्जी रिजर्वायर है, ठीक है। कंडक्टिलिटी में इन्वॉल्व होता है, जो सेल्स जो होते हैं वो कंट्रैक्टाइल होते हैं, स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, एक्टिन मायोसिन कंट्रैक्ट होते हैं तो मसल कंट्रैक्ट होता है। गैसियस एक्सचेंज में प्रोटीन इन्वॉल्व होती है, जैसा कि हीमोग्लोबिन हो गई, ठीक है, तो वो गैस को एक जगह से उस जगह एक्सचेंज करती है, लंग्स के साथ एक्सचेंज करती है ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को। होम्योस्टेसिस बॉडी का मेंटेन करती है, इंटरनल जो इन्वायरमेंट होता है सेल का उसको मेंटेन करती है अकॉर्डिंग टू द चेंज इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ब्लड क्लॉटिंग में जो भी इन्वॉल्व होती हैं, थ्रोम्बन हो गई, फिब्रिनोजन हो गई, फिब्रिन्स हो गई, ये सारी प्रोटीन इन नेचर होती है, और इसका प्रेशर जो होता है 25 to 30 mm। हेरिडिटी रीजन आपने पढ़ा हुआ है कि हमारे जो सेल होता है उसके अंदर डीएनए भी है और प्रोटीन भी है। डीएनए 40% होता है, प्रोटीन 60% होता है, तो दोनों चीजें जब मिलती हैं तो इसे हम कहते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन, डीएनए प्लस प्रोटीन। तो हेरिडिटी ट्रांसमिशन में भी इन्वॉल्व हो, क्रोमोसोमल मूवमेंट में भी इन्वॉल्व हो।